चैप्टर 6 स्विट्जरलैंड। घर लौटते समय मैं सड़क पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था जो धूप में भीगकर चमक रही थी। मैं जेकब द्वारा मेरे साथ साझा की गई जानकारी की बाढ़ के बारे में सोच रहा था, उसे सुझाने की कोशिश कर रहा था, ये सब समझने के लिए मजबूर करना। ओवरलोड के बावजूद मुझे हल्का महसूस हुआ। जेकब को मुस्कुराते हुए देखना, सभी रहस्यों को सुलझाना। इससे चीजें सही नहीं हुई, लेकिन इससे वे बेहतर हो गईं। मेरा जाना सही था, जेकब को मेरी जरूरत थी। और जाहिर है, मैंने सोचा कि जब मैंने चमक में आंखें सिकोड़ी तो कोई खतरा नहीं था। यह अचानक से हुआ। 1 मिनट में मेरे रियरव्यू मिरर में सिर्फ चमकता हुआ हाईवे दिखाई दे रहा था। अगले ही मिनट सूरज की रोशनी मेरी टेल पर एक सिल्वर वोल्वो से चमक रही थी। ओह बकवास, मैं गिड़गिड़ाया। मैंने गाड़ी रोकने के बारे में सोचा, लेकिन मैं इतना कायर था कि उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ तैयारी के समय पर भरोसा कर रहा था और चाली को बफर के रूप में पास में रखना चाहता था। कम से कम इससे उसे अपनी आवाज़ कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ता। वोल्वो मुझसे कुछ इंच पीछे चल रही थी। मैंने अपनी नज़र आगे की सड़क पर बनाए रखी। मैं बिना किसी की नज़रों से मिले सीधे एंजेला के पास चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शीशे में छेद हो गया है। वो तब तक मेरा पीछा करता रहा जब तक मैं वेबर्स के घर के सामने फुटपाथ पर नहीं पहुंच गया। वह नहीं रुका, और जब वह गुजरा तो मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं उसके चेहरे पर भाव नहीं देखना चाहता था। जैसे ही वह नज़रों से ओझल हुआ, मैं एंजेला के दरवाजे तक छोटी कंक्रीट की सड़क पर भागा। इससे पहले कि मैं दरवाजा खटखटा पाती, बेन ने दरवाजा खोल दिया, जैसे वह ठीक उसके पीछे खड़ा था। अरे बेला, उसने आश्चर्य से कहा। हाय बेन। क्या एंजेला यहाँ है? मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एंजेला हमारी योजना भूल गई है, और जल्दी घर जाने के विचार से मैं घबरा गया। जरूर, बेन ने कहा। तभी एंजेला ने पुकारा, बेला, और सीढ़ियों के शीर्ष पर आ गई। बेन ने मेरे चारों ओर देखा। हम दोनों ने सड़क पर एक कार की आवाज़ सुनी। आवाज़ से मैं डरा नहीं। यह इंजन रुक गया, उसके बाद बैकफायर की तेज आवाज़ आई। वोल्वो की घुरघुराहट जैसी नहीं। यह शायद वह आगंतुक था जिसका बेन इंतजार कर रहा था। ऑस्टिन यहाँ है, बेन ने कहा जब एंजेला उसके पास पहुंची। सड़क पर हॉर्न बज उठा। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, बेन ने वादा किया। मैं तुम्हें पहले से ही याद कर रहा हूँ। उसने एंजेला की गर्दन पर हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी ऊंचाई पर खींच लिया ताकि वह उसे उत्साह से चूम सके। इसके 1 सेकंड बाद ऑस्टिन ने फिर से हॉर्न बजाया। अलविदा अंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेन ने चिल्लाते हुए मुझसे आगे निकल गया। एंजेला झुकी, उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। फिर उसने खुद को संभाला और तब तक हाथ हिलाया जब तक कि बेन और ऑस्टिन नहीं आ गए। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और उदास होकर मुस्कुराई। ऐसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेला, उसने कहा, मेरे दिल की गहराइयों से। तुम न केवल मेरे हाथों को स्थायी चोट से बचा रही हो, बल्कि तुमने मुझे 2 घंटे तक एक बिना कथानक वाली, बुरी तरह से डब की गई मार्शल आर्ट फिल्म देखने से भी बचाया है। उसने राहत की सांस ली। सेवा करने में खुशी हो रही है। मैं थोड़ा कम घबराया हुआ महसूस कर रहा था, थोड़ा और समान रूप से सांस ले पा रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। एंजेला के सहज मानवीय नाटक अजीब तरह से आश्वस्त करने वाले थे। ये जानकर अच्छा लगा कि जीवन कहीं न कहीं सामान्य था। मैं एंजेला के पीछे पीछे सीढ़ियों से उसके कमरे तक गया। जाते समय उसने खिलौनों को रास्ते से हटा दिया। घर असामान्य रूप से शांत था। आपका परिवार कहाँ है? मेरे माता पिता जुड़वा बच्चों को पोर्ट एंजल्स में एक जन्मदिन की पार्टी में ले गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में मेरी मदद करने जा रहे हो। बेन दिखावा कर रहा है कि उसे टेंडोनाइटिस है। उसने मुंह बनाया। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैंने कहा, और फिर मैं एंजेला के कमरे में गया और वहां प्रतीक्षारत लिफाफों के ढेर को देखा। ओह, मैंने चौंक कर कहा। एंजेला ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में माफी थी। मैं समझ सकता था कि वह इसे क्यों टाल रही थी और बेन क्यों भाग गया था।
मैंने सोचा था कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैंने स्वीकार किया। काश, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुझे काम पर लगा दो। मेरे पास पूरा दिन है। एंजेला ने एक ढेर को आधा आधा बांट दिया और अपनी माँ की पता पुस्तिका को अपने डेस्क पर हमारे बीच रख दिया। कुछ देर तक हम ध्यान लगाते रहे और वहाँ सिर्फ हमारे पेन की आवाज़ आ रही थी जो कागज़ पर धीरे धीरे खरोंच रहे थे। एडवर्ड आज रात क्या कर रहा है? उसने कुछ मिनट बाद पूछा। मेरी कलम उस लिफाफे में घुस गई जिस पर मैं काम कर रहा था। एम्मेट सप्ताहांत के लिए घर पर है। वे लंबी पैदल यात्रा करने वाले हैं। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आपको यकीन नहीं है। मैंने कंधा उचका दिया। तुम भाग्यशाली हो, एडवर्ड के पास हाइकिंग और कैंपिंग के लिए उसके भाई हैं। मुझे नहीं पता कि अगर बेन के पास ऑस्टिन नहीं होता तो मैं क्या करता। हाँ, बाहरी गतिविधियां वास्तव में मेरे लिए नहीं हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कभी भी इसे जारी रख सकूं। एंजेला हंस पड़ी। मुझे भी घर के अंदर रहना पसंद है। उसने 1 मिनट तक अपने ढेर पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने चारों ओर पते लिखे। एंजेला के इर्द गिर्द व्यर्थ की बकबक करके विराम भरने का कभी कोई दबाव नहीं था। चाली की तरह वह भी मौन में सहज थी, लेकिन चाली की तरह वह भी कभी कभी बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती थी। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने अब धीमी आवाज में पूछा। तुम चिंतित लग रहे हो। मैं शर्म से मुस्कुराया। क्या यह इतना स्पष्ट है? जरूरी नहीं। वह शायद मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए झूठ बोल रही थी। जब तक आप खुद न चाहें, आपको इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे आश्वस्त किया। अगर आपको लगता है कि इससे मदद मिलेगी तो मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं धन्यवाद कहने ही वाला था, लेकिन नहीं। आखिरकार मेरे पास बहुत सारे रहस्य थे जिन्हें मुझे छिपाना ही था। मैं वास्तव में किसी इंसान के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं कर सकता था। यह नियमों के विरुद्ध था, और फिर भी एक अजीब, अचानक तीव्रता के साथ यही वह था जो मैं चाहता था। मैं एक सामान्य मानव प्रेमिका से बात करना चाहता था। मैं किसी भी अन्य किशोर लड़की की तरह थोड़ा विलाप करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी समस्याएं इतनी सरल हों। ये भी अच्छा होगा कि वैम्पायर वेयरवुल्फ की पूरी उलझन से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चीजों को परिप्रेक्ष्य में रख सके। कोई निष्पक्ष व्यक्ति। मैं अपना काम करूंगी, एंजेला ने उस पते की ओर मुस्कुराते हुए वादा किया जिस पर वह काम कर रही थी। नहीं, मैंने कहा, तुम सही हो, मैं चिंतित हूँ। यह एडवर्ड है। क्या गलत? एंजेला से बात करना बहुत आसान था। जब वह ऐसा सवाल पूछती थी तो मैं समझ जाता था कि वह सिर्फ जिज्ञासावश या गपशप की तलाश में नहीं थी, जैसा कि जेसिका करती। उसे इस बात की परवाह थी कि मैं परेशान हूँ। ओह, वो मुझ पर गुस्सा है। ये कल्पना करना कठिन है, उसने कहा। वो किस बात पर नाराज है? मैंने आह भरी। क्या तुम्हें जेकब ब्लैक याद है? आह, उसने कहा। हाँ, वो ईर्ष्यालु है। नहीं, ईर्ष्या नहीं। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। इसे सही तरीके से समझाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन मैं वैसे भी बात करना जारी रखना चाहता था। मुझे एहसास नहीं था कि मैं मानवीय बातचीत के लिए इतना भूखा था। एडवर्ड को लगता है कि जेकब एक बुरा प्रभाव है, मुझे लगता है। एक तरह से खतरनाक। तुम्हें पता है कि कुछ महीने पहले मुझे कितनी परेशानी हुई थी। हालांकि ये सब हास्यास्पद है। मुझे एंजेला का सिर हिलाना देखकर आश्चर्य हुआ। क्या? मैंने पूछ लिया। बेला, मैंने देखा है कि जेकब ब्लैक तुम्हें कैसे देखता है। मुझे लगता है कि असली समस्या ईर्ष्या है। जेकब के साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए शायद, लेकिन जेकब के लिए। मैंने भौहें सिकोड़ी। जेकब जानता है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। एडवर्ड एकमात्र इंसान है, बेला। वो किसी भी अन्य लड़के की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा। मैं मुंह बनाकर बैठ गया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने मेरा हाथ थपथपाया। वह इससे उबर जाएगा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। जैक कठिन समय से गुजर रहा है। उसे मेरी जरूरत है। आप और जेकब बहुत करीब हैं, है ना? परिवार की तरह। मैंने सहमति जताई।
और एडवर्ड उसे पसंद नहीं करता। ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य है कि बेन इसे कैसे संभालेगा, उसने सोचा। मैंने आधा मुस्कुराकर कहा, शायद किसी भी अन्य लड़के की तरह। वह मुस्कुराई, शायद। फिर उसने विषय बदल दिया। एंजेला किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी और उसे लगा कि मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे कल ही छात्रावास का काम मिला। जाहिर है, परिसर से सबसे दूर वाली इमारत में। क्या बेन को अभी तक पता है कि वो कहाँ रह रहा है? कैंपस के सबसे नज़दीकी छात्रावास। उसे सारी किस्मत मिल गई है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कहाँ जाओगे? मैं नीचे देखता रहा, अपनी लिखावट के बेढंगेपन पर ध्यान केंद्रित करता रहा। एक पल के लिए मेरा ध्यान भंग हो गया। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एंजेला और बेन के बारे में सोचना। वे कुछ ही महीनों में सिएटल चले जाएंगे। क्या तब ये सुरक्षित होगा? क्या जंगली युवा पिशाच का खतरा कहीं और चला गया होगा? क्या तब तक कोई नई जगह होगी, कोई दूसरा शहर जो हॉरर फिल्म की सुर्खियों से दूर हो? क्या ये नई सुर्खियां मेरी गलती होंगी? मैंने उसे टालने की कोशिश की और उसके सवाल का जवाब थोड़ी देर से दिया। मुझे लगता है अलास्का, जूनो में यूनिवर्सिटी है। मैं उसकी आवाज में आश्चर्य सुन सकता था। अलास्का, ओह, सच में? मेरा मतलब है, ये बढ़िया है। मैंने सोचा था कि तुम कहीं और जाओगे, गर्म जगह पर। मैं थोड़ा हंसा, अभी भी लिफाफे को घूर रहा था। हाँ, फोक्स ने सचमुच जीवन के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया है। और एडवर्ड, हालांकि उसका नाम सुनते ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगीं, मैंने ऊपर देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। एडवर्ड के लिए अलास्का भी ज्यादा ठंडा नहीं है। वह मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं। और फिर उसने आह भरी। ये बहुत दूर है। तुम बहुत बार घर नहीं आ पाओगे। मुझे तुम्हारी याद आएगी। क्या तुम मुझे ईमेल करोगे? मेरे ऊपर एक शांत उदासी की लहर टूट पड़ी। शायद एंजेला के करीब जाना एक गलती थी, लेकिन क्या इन आखिरी मौकों को खोना और भी दुखद नहीं होगा? मैंने दुखी विचारों को दूर कर दिया ताकि मैं उसे चिढ़ाते हुए जवाब दे सकूं। अगर मैं इसके बाद फिर से टाइप कर पाऊं। मैंने लिफाफों के ढेर की ओर सिर हिलाया। हम हंसे और फिर कक्षाओं और प्रमुख विषयों के बारे में खुशी से बात करना आसान था, जबकि हमने बाकी काम निपटा लिए थे। मुझे बस इतना करना था कि इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी आज चिंता करने के लिए और भी जरूरी काम थे। मैंने भी उसे टिकट लगाने में मदद की। मुझे जाने में डर लग रहा था। तुम्हारा हाथ कैसा है? उसने पूछा। मैंने अपनी उंगलियां हिलाईं। मुझे लगता है कि मैं किसी दिन इसका पूरा उपयोग कर लूंगा। नीचे की ओर दरवाजा जोर से बंद हुआ और हम दोनों ने ऊपर देखा। बेन ने फोन किया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे होंठ कांप रहे थे। मुझे लगता है कि यह मेरे जाने का संकेत है। आपको जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह शायद मुझे फिल्म के बारे में विस्तार से बताएगा। चार्ली को तो वैसे भी आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरी मदद के लिए धन्यवाद। वास्तव में मैंने अच्छा समय बिताया। हमें फिर से ऐसा कुछ करना चाहिए। लड़कियों के साथ कुछ समय बिताना अच्छा था। निश्चित रूप से। शयन कक्ष के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आओ, बेन, एंजेला ने कहा। एक उठकर खींचा। अरे बेला, तुम बच गई। बेन ने एंजेला के पास मेरी जगह लेने से पहले मुझे जल्दी से बधाई दी। उसने हमारे काम को देखा। अच्छा काम। बहुत बुरा हुआ कि अब कुछ भी करने को नहीं बचा। उसने विचार को जाने दिया और फिर उत्साह से फिर से शुरू किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे मिस कर गई। ये बहुत बढ़िया था। यह अंतिम लड़ाई का दृश्य था। कोरियोग्राफी अविश्वसनीय थी। यह एक आदमी है। तुम्हें ये देखना होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंजेला ने मेरी ओर आंखें घुमाईं। स्कूल में मिलते हैं, मैंने घबराई हुई हंसी के साथ कहा। उसने आह भरी, फिर मिलेंगे। मैं अपने ट्रक की ओर जाते हुए घबरा रहा था, लेकिन सड़क खाली थी। मैंने पूरी यात्रा अपने सभी शीशों में उत्सुकता से नजर डालते हुए बिताई, लेकिन सिल्वर रंग की कार का कोई निशान नहीं था। उनकी कार भी घर के सामने नहीं थी, हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं था। बेला,
जब मैंने सामने का दरवाज़ा खोला तो चाली ने पुकारा, हे पिता। मैंने उसे लिविंग रूम में टीवी के सामने पाया। अच्छा, तो आपका दिन कैसा रहा? अच्छा, मैंने कहा, उसे सब कुछ बता देना ही बेहतर होगा, वह जल्दी ही बिली से सब सुन लेगा। इसके अलावा इससे वह खुश हो जाएगा। उन्हें काम पर मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मेलापुश चला गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं था। बिली पहले ही उससे बात कर चुका था। जेकब कैसा है? चाली ने उदासीन दिखने का प्रयास करते हुए पूछा। अच्छा, मैंने सहजता से कहा। आप वेबर्स के पास जाएंगे? हाँ, हमने उसकी सभी घोषणाओं पर ध्यान दिया है। ये बहुत बढ़िया है, चाली ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वह अजीब तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था, ये देखते हुए कि एक खेल चल रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने आज अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया। मैं भी। मैं रसोई की ओर बढ़ा, काम में व्यस्त था। दुर्भाग्य से चाली ने पहले ही अपना दोपहर का खाना साफ कर लिया था। मैं कुछ मिनट तक वहीं खड़ा रहा, सूरज की रोशनी से फर्श पर पड़ने वाली चमकीली रोशनी को देखता रहा। लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकता। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैंने उदास होकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा। बाद में मिलते हैं, चाली ने मुझे पीछे से पुकारा। अगर मैं बच गया, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने अपने शयन कक्ष का दरवाज़ा सावधानी से बंद किया और फिर अपने कमरे की ओर मुड़ा। बेशक वह वहाँ था, वह मेरे सामने दीवार के सहारे खड़ा था, खुली खिड़की के पास छाया में। उसका चेहरा सख्त था और उसकी मुद्रा तनावपूर्ण थी। वह बिना कुछ कहे मेरी ओर घूर रहा था। मैं सिहर उठी, धार आने का इंतजार करने लगी, लेकिन धार नहीं आई। वो बस घूरता रहा, शायद इतना गुस्सा था कि बोल नहीं पाया। हाय, मैंने अंततः कहा। उसका चेहरा पत्थर से तराशा हुआ लग रहा था। मैंने अपने दिमाग में 100 तक गिनती की, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, मैं अभी भी जीवित हूँ, मैंने कहना शुरू किया। उसके सीने में धीमी सी गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने कंधे उचकाते हुए जोर दिया। वो हिल गया, उसकी आंखें बंद हो गईं, और उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच अपनी नाक के पुल को दबा लिया। बेला, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि आज मैं सीमा पार करने के कितने करीब आ गया था? संधि तोड़ने और तुम्हारे पीछे आने के कितने करीब? क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब होता? मैं चौंका और उसकी आंखें खुल गईं। वे रात की तरह ठंडी और कठोर थीं। तुम नहीं कर सकते, मैंने बहुत जोर से कहा। मैंने अपनी आवाज़ की आवाज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि चाली सुन न सके, लेकिन मैं शब्दों को जोर से कहना चाहता था। एडवर्ड, वे लड़ाई के लिए कोई भी बहाना इस्तेमाल करेंगे। उन्हें ये पसंद आएगा। तुम कभी भी नियम नहीं तोड़ सकते। शायद वे अकेले नहीं हैं जो लड़ाई का आनंद लेंगे। तुम शुरू मत करो, मैंने झल्ला कर कहा। तुमने जो संधि की है, उस पर कायम रहो। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई होती। बस, मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। चिंता की कोई बात नहीं है। जेकब खतरनाक नहीं है। बेला, उसने आंखें घुमाईं। तुम इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकती कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं। मुझे पता है कि मुझे जैक के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और न ही आपको। उसने अपने दांत पीस लिए। उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। वह अभी भी दीवार के सहारे खड़ा था, और मुझे हमारे बीच की दूरी से नफरत हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। जब मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वह नहीं हिला। दोपहर की आखिरी धूप की गर्मी खिड़की से अंदर आ रही थी, उसकी त्वचा खास तौर पर बर्फीली लग रही थी। वो भी बर्फ की तरह लग रहा था, जिस तरह से वह था। मुझे खेद है कि मैंने आपको चिंतित कर दिया, मैंने बुदबुदाया। उसने आह भरी और थोड़ा शांत हुआ। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपट गईं। चिंतित होना थोड़ा कमतर आंकना है, वह बुदबुदाया। ये बहुत लंबा दिन था। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था, मैंने उसे याद दिलाया। मुझे लगा था कि तुम लंबे समय तक शिकार करते रहोगे। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, उसकी रक्षात्मक आंखों की ओर। उस समय के तनाव में मैंने ध्यान नहीं दिया था,
लेकिन वे बहुत गहरे थे। उनके नीचे के छल्ले गहरे बैंगनी रंग के थे। मैंने असहमति में भौहें सिकोड़ी। जब एलिस ने तुम्हें गायब होते देखा तो मैं वापस आ गया, उन्होंने समझाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें फिर से चले जाना पड़ेगा। मेरी भौहें और भी तंग गईं। मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये हास्यास्पद है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि वो मुझे जेकब के साथ नहीं देख सकती थी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, उसने बीच में टोका। और आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपको ऐसा करने दूंगा। ओह हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने उसे बीच में टोका। यही तो मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सही है, क्योंकि अगली बार आप अति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्योंकि अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि आपको कब जाना है, भले ही मुझे ये पसंद न हो। ये वैसा नहीं है। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा हूँ। न तो मैं हूँ। वेयरवुल्फ एक खतरा पैदा करते हैं। मैं असहमत हूँ। मैं इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ, बेला। न तो मैं हूँ। उसके हाथ फिर से मुट्ठियों में बंध गए थे। मैं उन्हें अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। बिना सोचे समझे ही शब्द निकल पड़े, क्या ये सचमुच मेरी सुरक्षा के बारे में है? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। तुम नहीं हो। एंजेला का सिद्धांत अब पहले से ज्यादा मूर्खतापूर्ण लग रहा था। विचार को पूरा करना मुश्किल था। मेरा मतलब है, तुम ईर्ष्या करने से बेहतर जानते हो, है न? उसने एक भौं उठाई। क्या मैं? गंभीर रहो, इसमें हास्यपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैंने संदेह से भौहें सिकोड़ी। या ये कुछ और है। कुछ वैम्पायर और वेयरवुल्फ हमेशा दुश्मन होते हैं वाली बकवास। क्या ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से प्रेरित है? उसकी आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में है। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि तुम सुरक्षित रहो। उसकी आंखों में जो काली आग थी उस पर संदेह करना असंभव था। ठीक है, मैंने आह भरी। मुझे विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि जब ये सब दुश्मनों की बकवास की बात आती है, तो मैं बाहर हूँ। मैं एक तटस्थ देश हूँ। मैं स्विट्जरलैंड हूँ। मैं पौराणिक प्राणियों के बीच क्षेत्रीय विवादों से प्रभावित होने से इनकार करता हूँ। जेकब परिवार है। तुम, ठीक है, वास्तव में मेरे जीवन का प्यार नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे उससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक प्यार करने की उम्मीद करता हूँ। मेरे अस्तित्व का प्यार। मुझे परवाह नहीं है कि कौन वेयरवुल्फ है और कौन वैम्पायर। अगर एंजेला चुड़ैल निकली, तो वह पार्टी में शामिल हो सकती है। वह सिकुड़ी हुई आंखों से चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। स्विट्जरलैंड, मैंने जोर देने के लिए पुनः दोहराया। उसने मेरी ओर देखा और फिर आह भरी। बेला, उसने कहना शुरू किया, लेकिन फिर वह रुक गया और उसकी नाक घृणा से सिकुड़ गई। अब क्या? अच्छा, नाराज मत होइए, लेकिन आपकी गंध कुत्ते जैसी है, उन्होंने मुझसे कहा। और फिर वह टेढ़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, तो मुझे पता चल गया कि लड़ाई खत्म हो गई है। अभी के लिए। एडवर्ड को शिकार यात्रा में शामिल न हो पाने की भरपाई करनी थी, और इसलिए वह शुक्रवार की रात को जेस्पर, एमिट और कार्लिसले के साथ उत्तरी कैलिफोर्निया के किसी ऐसे अभयारण्य में जाने के लिए निकल पड़ा, जहां पहाड़ी शेरों की समस्या थी। हम वेयरवुल्फ मुद्दे पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब एडवर्ड वोल्वो को घर ले गया और फिर मेरी खिड़की से अंदर आया और उसे बताया कि मैं शनिवार को फिर से आ रहा हूँ, तो मुझे जैक को फोन करने में कोई अपराधबोध नहीं हुआ। ये छिपकर घूमना नहीं था। एडवर्ड जानता था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और अगर उसने फिर से मेरा ट्रक तोड़ा, तो मैं जेकब को बुलाऊंगा। फोक्स तटस्थ था, बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए जब मैं गुरुवार को काम से छुट्टी लेकर आया और मैंने देखा कि वोल्वो में एडवर्ड की बजाय एलिस मेरा इंतजार कर रही थी, तो मुझे पहले तो कोई संदेह नहीं हुआ। यात्री का दरवाज़ा खुला था, और बांस बजने पर संगीत जिसे मैं पहचान नहीं पाया था, फ्रेम को हिला रहा था। अरे एलिस, मैंने अंदर चढ़ते समय चीखकर कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो गीत के साथ गा रही थी, उसकी आवाज़ धुन से एक सप्तक ऊंची थी, और एक जटिल सामंजस्य के साथ उसमें बुन रही थी। उसने मेरी ओर सिर हिलाया। मेरे सवाल को अनदेखा करते हुए उसने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया।
मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो मुस्कुराए और आवाज़ को इतना कम कर दिया कि वो सिर्फ बैकग्राउंड में रह गई। फिर उसने एक ही सेकंड में ताले और गैस दबा दी। क्या हो रहा है? मैंने बेचैनी महसूस करते हुए पूछा। एडवर्ड कहाँ है? उसने कंधे उचकाए। वे जल्दी चले गए। ओह, मैंने बेतुकी निराशा को नियंत्रित करने की कोशिश की। अगर वह जल्दी चला गया तो इसका मतलब है कि वो जल्दी वापस आएगा, मैंने खुद को याद दिलाया। सभी लड़के चले गए और हम स्लम्बर पार्टी कर रहे हैं। उसने मधुर मधुर स्वर में घोषणा की। स्लीपर पार्टी, मैंने दोहराया। अंततः संदेश शांत हो गया। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? उसने चिल्लाकर कहा। मैं एक लंबे क्षण तक उसकी जीवंत निगाहों से मिला। तुम मेरा अपहरण कर रहे हो, है ना? वह हंसी और सिर हिलाया। शनिवार तक एस्मे ने चाली से बात करके तय कर लिया है। तुम 2 रात मेरे साथ रहोगे और मैं कल तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी और लाऊंगी। मैंने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाया। मेरे दांत किटकिटा रहे थे। माफ करें, एलिस ने कहा, जरा भी पश्चातापी नहीं लग रही थी। उसने मुझे पैसे दे दिए। कैसे? मैंने दांतों से फुसफुसाकर पूछा। पोर्शे, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने इटली में चुराई थी। उसने खुशी से आह भरी। मुझे इसे फोक्स के आसपास नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से ए तक पहुँचने में कितना समय लगता है। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें आधी रात तक वापस ला सकती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैंने एक कपकपी को दबाते हुए कहा। हम हमेशा की तरह बहुत तेज गति से लंबी ड्राइव पर आगे बढ़े। एलिस ने गराज में गाड़ी घुमाई और मैंने जल्दी से कारों को देखा। एम्मेट की बड़ी जीप वहां थी, उसके बीच एक चमकदार कैनरी पीले रंग की पोश और रोसेली की लाल कन्वर्टिबल थी। एलिस ने शालीनता से छलांग लगाए और अपनी रिश्वत की लंबाई पर हाथ फेरने लगी। सुंदर है न? बहुत ज्यादा है, मैंने अविश्वसनीय रूप से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपनी टोपी सिर्फ 2 दिन मुझे बंधक बनाए रखने के लिए दी है। एलिस ने मुंह बनाया। 1 सेकंड बाद मुझे समझ में आया और मैं डर के मारे चौंक गया। ये हर बार के लिए है जब वह चला गया है न? उसने सिर हिलाया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और घर की ओर भागा। वह मेरे बगल में नाचती रही, उसे अभी भी कोई पछतावा नहीं था। एलिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा सा नियंत्रणकारी है? शायद थोड़ा सा मनोविकृतिकारी। नहीं, सच में। उसने नाक सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि एक युवा वेयरवुल्फ कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब मैं उन्हें देख नहीं सकती। एडवर्ड के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज़ तीखी हो गई। हाँ, क्योंकि वैम्पायर स्लम्बर पार्टी सुरक्षा के प्रति जागरूक व्यवहार का शिखर है। एलिस हंसी। मैं तुम्हें पेडिक्योर और सब कुछ दूंगी, उसने वादा किया। यह इतना बुरा नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध रोका गया था। एस्मे पोर्ट एंजल्स से इतालवी भोजन और अच्छी चीजें लेकर आई थी और एलिस ने मेरी पसंदीदा फिल्में तैयार की थीं। यहाँ तक कि रोसेली भी वहाँ थी, चुपचाप पृष्ठभूमि में। एलिस ने पेडिक्योर पर जोर दिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो किसी सूची से काम कर रही थी। शायद उसने खराब सिटकॉम देखकर कुछ बनाया हो। तुम कितनी देर तक जागना चाहते हो? उसने पूछा जब मेरे पैर के नाखून खूनी लाल रंग में चमक रहे थे। उसका उत्साह मेरे मूड से अछूता रहा। मैं देर तक जागना नहीं चाहता। सुबह हमें स्कूल जाना है। वो चिल्लाए। मुझे कहाँ सोना चाहिए वैसे भी? मैंने अपनी आंखों से सोफे को नापा। ये थोड़ा छोटा था। क्या तुम मुझे मेरे घर पर निगरानी में नहीं रख सकते? ये कैसी स्लम्बर पार्टी होगी? एलिस ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया। आप एडवर्ड के कमरे में सो रहे हैं। मैंने आह भरी। उसका काला चमड़े का सोफा इससे ज्यादा लंबा था। दरअसल उसके कमरे में बिछा हुआ सुनहरा कालीन शायद इतना मोटा था कि फर्श भी बुरा नहीं होगा। क्या मैं कम से कम अपना सामान लेने के लिए अपने घर वापस जा सकता हूँ? वह मुस्कुराए। पहले से ही ध्यान रखा गया है।
क्या मुझे आपका फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति है? चार्ली जानता है तुम कहाँ हो। मैं चार्ली को फ़ोन नहीं करने वाला था। मैंने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है मुझे कुछ योजनाएं रद्द करनी हैं। ओह, उसने सोचा, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। एलिस, मैंने जोर से चिल्लाया। चलो, ठीक है, उसने कहा, कमरे से भागते हुए। वो आधे सेकंड में वापस आ गई, हाथ में सेल फोन था। उसने विशेष रूप से इस पर रोक नहीं लगाई थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और अपना सेल फोन मुझे थमा दिया। मैंने जेकब का नंबर डायल किया, उम्मीद थी कि वह आज रात अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया होगा। किस्मत मेरे साथ थी और जेकब ने ही जवाब दिया। नमस्ते। अरे जैक, यह मैं हूँ। एलिस ने एक पल के लिए भावशून्य आंखों से मुझे देखा, फिर वह मुड़ी और सोफे पर रोज़ली और एस्मे के बीच बैठ गया। हाय बेला, जेकब ने अचानक सावधान होकर कहा। क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं शनिवार को नहीं आ सकता। 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। बेवकूफ खून चूसने वाला, उसने आखिरकार बड़बड़ाया। मुझे लगा कि वह जा रहा है। क्या उसके जाने के बाद तुम जीवन नहीं जी सकते? या वह तुम्हें ताबूत में बंद कर देगा? मैं हंसा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई मजाकिया बात है। मैं सिर्फ इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे करीब हो, मैंने उससे कहा। लेकिन वह शनिवार को यहाँ आने वाला है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वह फोक्स में भोजन करेगा? जेकब ने कटुतापूर्वक पूछा। नहीं, मैंने खुद को उससे चिढ़ने नहीं दिया। मैं भी उससे ज्यादा नाराज नहीं थी। वह जल्दी ही चला गया। ओह अच्छा, अरे अब तो आ जाओ, उसने अचानक उत्साह से कहा। अभी इतनी देर नहीं हुई है। नहीं तो मैं चार्ली के पास आ जाऊंगा। काश, मैं चार्ली के यहाँ नहीं हूँ। मैंने कड़वाहट से कहा। मैं एक तरह से कैदी बना हुआ हूँ। जब ये बात उसके दिमाग में आई तो वह चुप हो गया और फिर वह गुर्राया। हम आकर तुम्हें ले जाएंगे, उसने सपाट आवाज में वादा किया, जो अपने आप ही बहुवचन में बदल गई। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने हल्के और चिढ़ाने वाले स्वर में उत्तर दिया। लुभावना, मुझे प्रताड़ित किया गया है। एलिस ने मेरे पैर के नाखूनों को रंग दिया है। मैं गंभीर हूँ। चिंता मत करो, वे बस मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह फिर गुर्राया। मैं जानता हूँ कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उनका दिल सही जगह पर है। उनके दिल, उसने उपहास किया। शनिवार के लिए माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी। मुझे सो जाना चाहिए, सोफे पर, मैंने मन ही मन सुधार किया, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें फिर से फोन करूँगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें जाने देंगे? उसने तीखे लहजे में पूछा। पूरी तरह से नहीं, मैंने आह भरी। शुभ रात्रि, जैक। अपने आसपास देखो। एलिस अचानक मेरे पास आ गई। उसने अपना हाथ फोन के लिए बढ़ाया, लेकिन मैं पहले ही डायल कर चुका था। उसने नंबर देखा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसके पास अपना फोन होगा। मैं एक संदेश छोड़ दूंगा। फोन 4 बार बजा, उसके बाद बीप की आवाज आई। कोई अभिवादन नहीं हुआ। तुम मुसीबत में हो, मैंने धीरे से कहा, हर शब्द पर जोर देते हुए। बहुत बड़ी मुसीबत। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे गुस्से में भरे भूरे भालू तुम्हारे सामने शांत दिखेंगे। मैंने फोन बंद किया और उसे उसके प्रतीक्षारत हाथ में रख दिया। मेरा काम हो गया। वह मुस्कुराई। बंधक बनाने वाली यह बात मजेदार है। मैं अब सोने जा रहा हूँ, मैंने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए घोषणा की। एलिस भी मेरे साथ हो ली। एलिस, मैंने आह भरी। मैं चुपके से बाहर नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम मुझे पकड़ लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाने जा रही हूँ कि तुम्हारा सामान कहाँ है, उसने मासूमियत से कहा। एडवर्ड का कमरा तीसरी मंजिल के गलियारे के सबसे दूर के छोर पर था, इसलिए जब विशाल घर कम परिचित था, तब भी गलती करना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने लाइट जलाई, तो मैं उलझन में पड़ गया। क्या मैंने गलत दरवाज़ा चुन लिया था? एलिस हंसी। ये वही कमरा था, मुझे तुरंत एहसास हुआ, फर्नीचर को अभी अभी फिर से व्यवस्थित किया गया था।
सोफे को उत्तरी दीवार की ओर खिसका दिया गया था और स्टीरियो को सीढ़ी की विशाल अलमारियों के पास धकेल दिया गया था ताकि विशाल बिस्तर के लिए जगह बनाई जा सके जो अब केंद्रीय स्थान पर हावी था। कांच की दक्षिणी दीवार ने दृश्य को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर दिया, जिससे दृश्य दोगुना खराब दिखाई देने लगा। यह मेल खाता था। चादर का रंग हल्का सुनहरा था, दीवारों से थोड़ा हल्का, फ्रेम काले रंग का था जो जटिल पैटर्न वाले गढ़े हुए लोहे से बना था। ऊंचे खंभों पर बेलों में लिपटे धातु के गुलाब की नक्काशी की गई थी और ऊपर एक बोवरी जाली का निर्माण किया गया था। मेरे पजामा को बिस्तर के पैर पर बड़े करीने से मोड़ा गया था। टॉयलेट्रीज का मेरा बैग एक तरफ रखा गया था। ये सब क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा। तुमने सचमुच नहीं सोचा था कि वो तुम्हें सोफे पर सुलाएगा, है ना? मैं अनजाने में ही बुदबुदाया जब एक व्यक्ति बिस्तर से मेरा सामान छीनने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुम्हें थोड़ी निजता दूंगी। एलिस हंसी। सुबह मिलते हैं। मेरे दांत साफ हो जाने और कपड़े पहनने के बाद मैंने बड़े बिस्तर से एक फूला हुआ पंख वाला तकिया उठाया और सोने के कवर को सोफे पर खींच लिया। मुझे पता था कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। पोश को रिश्वत के रूप में और उन घरों में किंग साइज के बिस्तर जहां कोई नहीं सोता था, ये बहुत परेशान करने वाला था। मैंने लाइट बंद कर दी और सोफे पर लेट गया, ये सोचते हुए कि क्या मैं सोने के लिए बहुत परेशान था। अंधेरे में कांच की दीवार अब एक काला दर्पण नहीं थी, जो कमरे को दोगुना कर रही थी। चांद की रोशनी खिड़की के बाहर बादलों को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे मेरी आंखें समायोजित होती गईं, मैं पेड़ों की चोटियों को उजागर करती हुई फैली हुई चमक को देख सकता था और नदी के एक छोटे से टुकड़े से चमक रहा था। मैंने चांदी की रोशनी देखी, मेरी आंखों के भारी होने का इंतजार करते हुए। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या, एलिस? मैंने फुसफुसाया। मैं रक्षात्मक मुद्रा में था और कल्पना कर रहा था कि जब उसने मेरा अस्थायी बिस्तर देखा होगा तो वो कितनी खुश होगी। मैं हूँ, रोज़ली ने धीरे से कहा। दरवाज़ा इतना खोला कि मैं उसके खूबसूरत चेहरे पर चांदी की चमक देख सका। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?